अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस को आपने समझना है। ऑस्मोसिस क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेल है। ठीक है। ये हमारे पास दूसरा सेल बना लेते हैं हम। ठीक है। अगर एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर ये सिंपल जो नीचे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसी से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा इसको नीचे ये मूव करते हैं। ठीक है। और ये आपको नजर आ रहा है, एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ऑस्मोसिस क्या बताया उन्होंने कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक आपको स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, एक अपरेटस के अंदर ये आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। और यहाँ पे ये जो है डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर सॉल्यूट कम हो, यानी पानी ज्यादा हो। यहाँ पे पानी बच्चों क्या है? ज्यादा है। ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर का पानी नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे आपको कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक। ये मैं बाद में बताता हूँ हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है और आइसोटोनिक क्या है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक साइड पे डाइल्यूट है और एक साइड पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बुक में क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। पानी हमेशा मूव करता है जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, पानी की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा हो और सॉल्यूट की कम हो। तो हमने यहाँ पे बुक क्या कह रही है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेसर सॉल्यूट। ये आप देख रहे हैं तीन ही सॉल्यूट के मालिक्यूल नजर आ रहे हैं आपको, और दूसरी साइड पे आपको सॉल्यूट ज्यादा नजर आ रहा है। तो पानी कहाँ से मूव करेगा? जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नोन एज across a semi permeable membrane is known as osmosis। ठीक है। ये osmosis है। तो ये osmosis के वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट से किसकी तरफ जा रहे हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अभी इसकी जो तीन डेफिनेशन है वो जो और मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहले नंबर पे क्या है? यहाँ पे मैं एक साथ पे छोटा सा उसी तरह का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, और वो आपको फिर समझ आ जाएगा कि ये अगर आप देखते हैं, हमने ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और सेंटर में इसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। क्या चीज़ बना लेते हैं कि ये इस तरह करके ये हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन गई। इस तरह करके थोड़ी सी चलें टेढ़ी हो जाती है, लेकिन आपने बस इसको सीधा ही समझना है। और ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल की। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कि जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहां से वो कम की तरफ जाएगा। यानी जिस इलाके में, अगर फॉर एग्जांपल इस इलाके में पानी ज्यादा है, इस एरिया में पानी ज्यादा है और इस एरिया में पानी क्या है? कम है। तो आपको डिफ्यूजन का मतलब क्या है? जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल की नहीं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम across a semi permeable membrane is known as osmosis। सबसे इजी डेफिनेशन है, लेकिन आपने पेपर के अंदर वही बुक वाली लिखनी है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जहां पे पानी ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाएगा, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहली डेफिनेशन तो आपको मैंने क्लियर कर दी कि ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा होंगे, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर। और किसकी डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं? वाटर की। यानी पानी जिस जगह पे पानी ज्यादा होगा वहां से ये कम की तरफ जाएगा अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से किधर मूव करेगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जिसकी जिधर कंसंट्रेशन पानी की कम होगी। तो हायर टू लोअर मूव करेगा, किसके थ्रू? अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन जो बुक वाली है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी पानी जहां पे ज्यादा होगा सीधी सी बात है वहां पे सॉल्यूट क्या होगा? कम। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? कम है, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये तो अभी मैंने आपको तीन जो है डेफिनेशन बता दी, आपने तीनों को याद कर लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। कोई भी कंसेप्ट आपका 9th के अंदर अगर आ जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज में या फिर कोई इस तरह का क्वेश्चन, तो अगर आपको ये तीनों डेफिनेशन आती होंगी, आप कंसेप्ट समझते होंगे कि जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहां से वो कम की तरफ जाएगा, जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा वहां से वो ज्यादा सॉल्यूट वाले इलाके की तरफ जाएगा, और जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से वो डिफ्यूज होके या डिफ्यूजन करेगा वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अभी आपने ये जो तीन डेफिनेशन समझ ली, तीन डेफिनेशन समझने के बाद द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द कांसेप्ट ऑफ टोनिसिटी।
ये तीन कंसेप्ट है टोनिसिटी की। द टर्म टोनिसिटी इज रेफर एज अ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। देखें, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो होता है हाइपरटोनिक। क्या होगा? हाइपरटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। हाइपर कहते हैं अबव, टोनिक कहते हैं कंसंट्रेशन को। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। और जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। अब आपने ये सारे का सारा जो कंसेप्ट है, यानी प्लांट अगर उसके बाहर आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है या फिर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, प्लांट के बाहर, प्लांट के सेल के बाहर या एनिमल के सेल के बाहर, तो वो क्या करेगा? ये आपने तीन चीजें जो है ना वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को समझना है। ये डायग्राम से हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखें जी, इस डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से समझना है और फिर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी एनवायरनमेंट कौन सी? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक का मतलब यहाँ पे मैं साथ में टेक्स्ट से ऊपर में लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर होता जाए दोबारा से। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सोल्यूट क्या है? लेस है। सोल्यूट क्या है? लेस। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। और वाटर जो है हमारे पास H2O क्या है? वो मोर है या ज्यादा है या हाई कंसंट्रेशन में, या मैं यहाँ पे मोर कंसंट्रेशन सिर्फ मोर लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आइसोटोनिक में यानी पानी जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट, सोल्यूट इज इक्वल टू है किसके? सॉल्वेंट के। ठीक है, दोनों बराबर बराबर हैं। और इसको थोड़ा सा हम इधर पीछे खींच के ले आते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? ये जो थर्ड है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में हमने ऐसे बात करनी है कि उधर सोल्यूट लेस था तो इधर सोल्यूट क्या होगा? मोर होगा। सोल्यूट इधर यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? मोर। और जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन जो H2 कंसंट्रेशन है वो क्या है? यहाँ पे लेस है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि हमारे पास अगर प्लांट, एनिमल सेल को हम डालते हैं ऐसी इन्वायरमेंट में, या एनिमल सेल के इर्द गिर्द ऐसी इन्वायरमेंट हो कि जहाँ पे सोल्यूट क्या हो? लेस हो। ये हाइपोटोनिक है, सोल्यूट क्या हो? लेस हो और वाटर क्या हो? मोर हो। ठीक है। तो होगा क्या? यानी ऐसी कंसंट्रेशन जिसमें पानी जो है वो इन्वायरमेंट में ज्यादा हो। तो ये आपने ऐसे समझना है कि जब पानी बाहर ज्यादा होगा तो पानी क्या करेगा? आपको हमेशा पता है कि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यानी सेल के अंदर पानी जब कम होगा तो बाहर से पानी अंदर आएगा। इसकी वजह क्या है कि अब सेल रप्चर क्यों हो गया है? इसलिए रप्चर हो गया कि सेल के बाहर जो है ना, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? एनिमल के सेल के लिए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट बेस्ट नहीं है। वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। और जब उसको आइसोटोनिक कंडीशन में, यानी जितना उसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी और जो सोल्यूट है वो तकरीबन सेम सेम है, तो जितना पानी अंदर जाएगा सेल के उतना ही पानी बाहर आएगा, तो ये सेल क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल। और अगर जो पानी है, अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर पानी कम है तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो प्लांट एनिमल्स के लिए जो सुटेबल एनवायरनमेंट होती है वो कौन सी होती है? आइसोटोनिक। हमारी बॉडी के अंदर भी देखें, जब पानी ज्यादा होता है तो किडनी वो इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं ताकि पानी का लेवल को नॉर्मल रखें और साल्ट्स को भी नॉर्मल रखें। अगर साल्ट्स जो अगर कम हो जाएंगे तो वो हमारे देखें डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, साल्ट जब कम हो जाते हैं। ठीक है। तो वो सेल जो है ना फिर नॉर्मल नहीं रहते। ठीक है। हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं रहेगी। बॉडी हमारी कब नॉर्मल रहेगी? जब पानी की कंसंट्रेशन और उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, साल्ट्स है, उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल। हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको आइसोटोनिक एनवायरनमेंट चाहिए होती है। अच्छा, अच्छा बच्चों, अभी इन प्लांट्स पे चले जाते हैं हम। प्लांट्स पे क्या चीज़ है कि प्लांट में भी सेम ये एनवायरनमेंट है। सॉल्यूट क्या चीज़ है? लेस है। यहाँ पे हाइपोटोनिक में सॉल्यूट क्या होगा? लेस होगा। और जो दूसरे नंबर पे वाटर क्या है? मोर है। जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसके अंदर पानी क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब पानी जब अंदर जाएगा तो इसको आपने समझना है क्या होगा। पानी जब प्लांट के सेल के अंदर जाएगा तो उसको क्या होगा? ये आपने देखना है। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि हमारा ये जो आपको डायग्राम क्लियर नजर आए। थोड़ा सा बस ये देखें,
यहाँ पे हमने लिखा था, थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे ताकि और ज्यादा ये लें जी, ये इधर ले आते हैं। प्लांट के सेल को जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जितना पानी अंदर जाएगा तो ये टर्जिड हो जाएगा। मैंने आपको टर्जिड पिछले भी लेक्चर में बताया था। टर्जिड क्या होता है कि जिस टाइम पे वैक्यूल के अंदर पानी जाता है तो वैक्यूल क्या करता है, बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है और सेल वॉल अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है। यानी जो वैक्यूल है ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है। एनिमल सेल तो क्या हो गया था, ये रप्चर हो गया था। लेकिन प्लांट सेल क्यों रप्चर नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी टायर और ट्यूब की। यानी टायर के अंदर जब ट्यूब होती है, ट्यूब में जितनी हवा डाली जाए तो वो टायर बाहर सख्त होता है, और अगर टायर ना हो तो ट्यूब में जब प्रेशर ज्यादा किया जाएगा तो ट्यूब फट जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर टायर होगा तो ट्यूब फटेगी नहीं। एक तो ये बात बता दी आपको कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब प्लांट के सेल को डाला जाता है तो ये टर्जिड या फिर नॉर्मल रहता है। प्लांट के लिए बेस्ट कंडीशन क्या है कि उसको पानी मिलना चाहिए। पानी अगर मिलेगा तो उसके सेल टर्जिड रहेंगे। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि अगर पानी मतलब उसको कम मिल रहा है, ठीक है, तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी वो उससे प्लांट से बाहर, सेल से बाहर भी निकलेगा, तो उसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाता है। अभी कंप्लीट मुरझाया नहीं है लेकिन फ्लैसिड हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ पे सॉल्यूट क्या है मोर है और वाटर क्या है लेस है, ठीक है, तो वाटर बाहर लेस है तो पानी, प्लांट के अंदर का पानी बाहर जाएगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक या प्लाज्मोलाइसिस उसे कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, इसको प्लाज्मोलाइज कहते हैं, और जो टर्जिड है इसको डी प्लाज्मोलाइज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, टर्जिड कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डी प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, एक को प्लाज्मोलाइज और एक को हमने क्या कह दिया, डी प्लाज्मोलाइज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब वापस हम जाते हैं इसके सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं, और अगर कोई चीज मेरी रिमेनिंग रह गई है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इसको मैं ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमारे पास जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ये मैं एक बार मतलब गो थ्रू इसको कर देता हूँ ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है रीडिंग में वो भी देख लें। व्हेन एन एनिमल सेल सच एज अ ब्लड सेल, ब्लड सेल को जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल की जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम ब्लड सेल को डालेंगे तो वो ना रप्चर होगा ना वो श्रिंक होगा। द रेट एट विच द वाटर एंटरिंग द सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच द मूविंग आउट। यानी एनिमल सेल को जब हम उसमें डालेंगे, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर, तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना बाहर आएगा, तो वो नॉर्मल सेल रहेगा। और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं एनिमल सेल को तो वाटर इंटर द सेल एंड स्वेल एंड मे रप्चर, वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, जिस तरह ओवरफिल्ड बैलून को अगर करें तो वो फट जाता है। ठीक है, सिमिलरली एन एनिमल सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लाते हैं, ये सारी चीजें समझाइए लेकिन मैं रीड आउट कर रहा हूँ। सिमिलरली जो एनिमल सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो लूज वाटर वो करता है एंड विल श्रिंक, सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इफ अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट यानी फ्रेश वाटर, एनिमल सेल मस्ट हैव way to prevent the excessive entry of water, and in a hypotonic environment they must have to prevent the excessive। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि कैसे होगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होगा, ठीक है, तो एक हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है किडनी, वो बॉडी से पानी को, ज्यादा पानी को रिमूव करता है ताकि वो कंडीशन क्या रहे, आइसोटोनिक। और अगर पानी कम है हमारी बॉडी के अंदर पहले से, तो किडनी जो है ना वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है, यूरिनेशन मतलब यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, तो पानी को एक वो कांस्टेंट पोजीशन में रखता है। अच्छा, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में यही होता है कि जो प्लांट का सेल है वो सारा ये बताया जा रहा है कि रिजिड सेल वॉल होती है। इसकी वजह से मोस्ट प्लांट सेल लिव इन हाइपोटोनिक कंडीशन। यानी हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जिधर पानी इन्वायरमेंट में ज्यादा हो, लो इन कंसंट्रेशन सॉल्यूट होते हैं और फ्लूइड्स जो है ज्यादा होते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर जो है, पानी जो है उसके वैक्यूल के अंदर जाता है, और वो वैक्यूल जो है ना फिर्मली होके यानी फर्म होके और वो स्ट्रॉन्ग टर्गर प्रेशर डेवलप करता है, और प्लांट का सेल क्या हो जाता है, टर्गर। आइसोटोनिक में वो क्या हो जाता है, फ्लैसिड। ठीक है, और हाइपरटोनिक में जिस तरह दोबारा बताया कि वो लूज करेगा वाटर को, और वो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लैसिड या प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, श्रिंक या प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलाइज। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। ठीक है, अब जो है आपका